सबको जोहार। अंधेरा लग रहा था ना, अब दिन जैसा लग रहा है। आज क्या करेंगे? पहले तो आपको हॉर्मुज जल संधि को बता देते हैं, जो बार बार कह रहे थे, है ना। हॉर्मुज जल संधि अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? ईरान इजराइल से झगड़ा कर लिया, इसीलिए ईरान रास्ता को बंद कर दिया। उसका बपौती तो है नहीं अंतर्राष्ट्रीय जल संधि के तहत, उसके बाबूजी का तो है नहीं, तो फिर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल संधि एक अलग ये है कि किसी भी जगह का सीमा जो होता है ना, समुद्री सीमा, तो उसके लिए इसके दोनों तट पर जो देश उपस्थित है उन दोनों देशों का अधिकार होता है। तो 112 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ऐसा नॉटिकल माइल, किलोमीटर नहीं नॉटिकल माइल होता है। समुद्र की दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है। उस आधार पर तय होता है किसी भी देश की सीमा। तो हॉर्मुज जल संधि अभी वर्तमान समय में चर्चा में है। उसका कारण कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो गया, उस युद्ध में पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है ये हॉर्मुज जल संधि। इसलिए कि ईरान इस रास्ते से आने वाले जितने भी हमारे जहाज हैं उन पर आक्रमण कर दे रहा है, उन पर हमला कर दे रहा है, जिसके चलते जितने व्यापारी हैं उस रास्ते से आना जाना लगभग बंद कर दिए हैं। एक बड़े क्षेत्र पर उसका अधिकार है और उसी रास्ते से यह आना जाना करता है। ये एक तरफ ओमान है और एक तरफ ईरान है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली यह जल संधि है। देख रहे इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज लिखा हुआ, सकरा रास्ता है, 21 नॉटिकल माइल का है। ये सकरा रास्ता है, ये ईरान है, ये ओमान है। और पूरे विश्व का लगभग 30% से अधिक पेट्रोलियम उत्पाद इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ये पश्चिम एशिया में वो देश है जहाँ से आप देखिए, ओमान है, इधर ईरान है, इसी रास्ते से होकर सारा वाहन आता है। एक गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। स्टेट का मतलब जलडमरू होता है, जहाँ सकरा रास्ता होता है। जैसे भारत और श्रीलंका को अलग करने के लिए पाक स्टेट है, पाक जलडमरू है, ठीक उसी प्रकार से ओमान और ईरान को अलग करने के लिए स्टेट बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड के मैप में देखिएगा तो ये अरबियन सी इधर पड़ जाएगा, इधर ओमान है और इधर ईरान है। ये आप फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, दोनों को मिलाने वाली रास्ता है। इस रास्ते पर ईरान जो भी गाड़ियां आ रही है, जो भी वाहन आ रहे हैं, उन पर हमला कर दे रहा है, जिसके चलते इस रास्ते से आयात निर्यात या कहीं व्यापार पूरी तरह बंद हो गया है। जिसका ये कारण है कि अभी हमारे विश्व के, खासकर हमारे पूर्वी एशिया में, ये पश्चिम एशिया का हिस्सा, पूर्वी एशिया में तेल संकट आ गया है। तेल संकट तो नहीं आया है, लेकिन स्थिति बनती जा रही है। आज युद्ध का 24वां दिन हो गया और 24 दिनों के अंतराल में व्यापार पूरी तरह माने खराब हो गया है। और हमारे यहाँ पर शिवालिक और नंदा, ये 2 ही वाहन आ पाई है, जबकि प्रति सप्ताह बड़े बड़े तेल टैंकर आते थे। तो अभी सरकार की कूटनीति के कारण केवल 2 ही बड़ी वाहन आई है। एक का नाम शिवालिक था, दूसरे का नाम नंदा है। LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और और आपका पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल, ये दोनों का आना बंद है, जिसके कारण भारत में जो पेट्रोल की कीमत है बढ़ गई है। प्रीमियर पेट्रोल, जिसको आप लोग कहते थे पावर, जब आप पेट्रोल पंप में जाते हैं तो पावर होता है, एक तो प्लेन होता है, तो पावर पेट्रोल की कीमत 2.5 रुपये लगभग बढ़ गई है। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही आपको देखना है। और हाँ, पहले बोलिए। देखिए, पहले से अंतर्राष्ट्रीय जल संधि हो चुकी है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं एकदम सही है। आखिर अधिकांश एशियाई देशों पर किसका कब्जा था? ब्रिटिश का। और आपको यह पता है कि 48 से भी ज़्यादा देशों पर ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाए रखा था।
तो उनके द्वारा ही सारा व्यापार किया था। आज भी ऑस्ट्रेलिया का अधिकार किसके पास है? ब्रिटेन के पास। ऑस्ट्रेलिया का शासन ब्रिटेन की महारानी चलाती, वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से था, जब इनका अपना स्वतंत्र शासन हुआ, इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, तब कहा कि भाई हमारा संसाधन है, इसका उपयोग हम करेंगे, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने पर उनको रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। तो इस प्रकार से ये अभी चर्चा में है। और फिर करंट अफेयर्स में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा पोजीशन मिला? 116। कौन जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? कौन जारी करता है? पहले पोजीशन पर कौन है? पहले पोजीशन पर फिनलैंड। फिनलैंड पहले पोजीशन पर है। देखिए, ये आपका यूएनओ के द्वारा वहां उस देश के संसाधनों के आधार पर जारी की जाती है किसी देश का हैप्पीनेस रिपोर्ट। उस देश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इन सब चीज़ों का क्या संसाधन है, उस लोग कितने हैं, इसके आधार पर तय होता है। तो अब हम लोग ये इसके बाद सीधे आते हैं, आज मध्यकालीन भारत पर हम लोग को चलना है ना। हाँ, मध्यकालीन भारत हम लोग शुरुआत कर चुके थे। मध्यकालीन भारत में अब तक हमने आपको बताया कि भारत में अरबों का और तुर्कों का आगमन हुआ। 712 ईस्वी में दाहिर को पराजित कर सिंध पर अधिकार किया था काशिम। उसके बाद गजनी आया, गजनी के बाद गौरी आया। गौरी ने 2 युद्ध लड़े, जो प्रमुख युद्ध था, पहला तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब, किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय युद्ध कौन? 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में। जीता कौन? किसके सहयोग से? जयचंद के सहयोग से। जयचंद वाली कहानी बता दिए थे, उनकी बेटी संजोगिता वाली कहानी बता दिए थे। अब यहाँ के बाद जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपने संपदा को वापस वहाँ जमा करने के लिए, जहाँ गौर प्रांत था वहाँ ले जा रहा था, तो रास्ते में ही उनकी हत्या खोखर जनजाति के लोगों ने कर दी थी। वह अपने यहाँ से जाने से पहले वह यहाँ पर अपना उत्तराधिकारी बना चुका था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक अब यहाँ का वास्तविक उत्तराधिकारी बन गया। लेकिन वो लोग कौन था? गुलाम था। गुलाम का मतलब 2 चीज आते थे कि स्वतंत्र माता पिता से जन्म लेने वालों को गुलाम या मामलूक कहा जाता था। उनके माता पिता की कोई जानकारी नहीं है, वो गुलाम कहलाते थे। तो स्वतंत्र माता पिता से जन्म लेने वाले लोग मामलूक या गुलाम कहलाते थे। इनको इलबारी तुर्क भी कहा जाता है। तो अब 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यहाँ पर शासन शुरू होता है। भारत में पहली बार किसी भी मुसलमान के द्वारा जो शासन शुरू किया गया वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आ जाइए, अब दिल्ली देखिए, अब दिल्ली सल्तनत को हम लोग देखेंगे। ये दिल्ली सल्तनत अब यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले इसको हम समझ ले रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इस जगह से हो रही है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहाँ से हो गई। अब ये पूरा का पूरा चलेगा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इस दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों का शासन होगा। पहला होगा गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल होगा 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी। दूसरा होगा खिलजी वंश, जिसका कार्यकाल होगा 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। तीसरा होगा तुगलक वंश, जो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चलेगा। चौथा होगा सैयद वंश,
जो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चलेगा। और पांचवा और अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का वंशज होगा वह होगा लोदी वंश। लोदी वंश यह 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलेगा। ये इनका कार्यकाल है। अब इस कार्यकाल को क्रम में, जैसे आपको हमने बताया था मगध का उत्कर्ष में, कि मगध के उत्कर्ष में बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कनु और सातवाहन। उसी तरह से यहाँ भी आपको याद रखना है कि अब अगर आपसे पूछे कि खिलजी के पहले किसका शासन था, तुगलक के बाद किसका शासन आया, लोदी के पहले किसका वह शासन था, सैयद वंश। ये आपको क्रम याद पहले रखना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। यानी यहाँ पर गुलाब खिले तो सांस लो, एक लाइन में याद कीजिए कि गुलाब खिले तो सांस लो। ये जो है गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सांस सैयद वंश, लो लोदी वंश। ये आपका याद करने का छोटा सा तरीका है, ठीक है। ये आपको याद करने का तरीका है। इसी आधार पर आगे भी चलेगा और इसी के आधार पर आगे भी हम समझेंगे। अब आता है कि इसके बाद इसमें कौन कौन से शासकों का नाम याद हमें रखना है। तो हर वंश के कुछ शासक हुए जिनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उन उपलब्धियों को अगर हम देखेंगे तो गुलाम वंश में जब चलेंगे तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमें सबका नहीं पढ़ना है, हम जब चलेंगे तो आगे बताएंगे, लेकिन इसमें जो आपको एक समरी बता रहे हैं उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत में पहला मुसलमान शासक हुआ जिसने सत्ता संभाली, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इनका काम, इसके बाद इल्तुतमिश को पढ़ेंगे हम लोग, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे जिसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसके बाद रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, बाकी जितने भी हैं सब पुरुष है। इसके बाद बलबन को पढ़ेंगे, बलबन को पढ़ेंगे और ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक होता है और अंतिम शासक कैमवर्स होता है, जब उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। खिलजी वंश में हमें दो शासकों को पढ़ना है, एक का नाम होगा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, और दूसरे का नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। ये दोनों चाचा भतीजा हैं और अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा योगदान है इस दिल्ली सल्तनत में। इन्होंने ही भारत में अस्थाई सेना रखना, दाग और हुरिया प्रथा लगाना, इन सब चीजों की शुरुआत की थी। दाग और हुरिया प्रथा लगाना, चलिए बिना साउंड सिस्टम के ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आवाज़ तो अंत तक जा रही है ना, आवाज़ अंतिम तक जा रही है ना, ठीक है, ठीक है, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ये दो चाचा भतीजा हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में तीन शासकों को आपको जानना है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद उसका भतीजा कौन आया, उसका भतीजा कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रतापी शासक था, और इसकी बात को भारत मान लिया होता तो आज अमेरिका का दादा होता, बाप भी नहीं, दादा होता। आज पूरे विश्व में भारत की करेंसी का बोलबाला होता, न कि अमेरिका का डॉलर चलता। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका का डॉलर है। इन्होंने 5 ऐसे काम किए थे जो अगर मान लेते हम भारतीय लोग तो उस समय हमारा भारत का दशा और दिशा बदल जाता। वो 5 अलग अलग कामों में उनका काम था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा अभी जो आप चलाते हैं एक कैसा मुद्रा है, कागज है, कागज का टुकड़ा है ना यार, और उसी को आप नोट मान लिए हैं। और उसी प्रकार से उस समय सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के चलते थे जो उस समय उसका वास्तविक मूल्य के बराबर होता था। और अगर बोले कि आज 500 रुपये का सोना का सिक्का चलाया जाए तो 500 रुपये का सोना का सिक्का क्या मिलेगा? एक छोटा सा दाना मिलेगा। हाँ, ये उतना ही मूल्य का वो चलाते थे। तो उसमें उसके बदले में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था, जबकि 17वीं सदी में अमेरिका में हुआ। हम ये घटना कर रहे हैं 13वीं सदी की बात कर रहे हैं। 13वीं सदी में हम मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू कर दिए होते। तो उनकी कई ऐसी योजनाएं थी, लेकिन कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो सबसे विद्वान था लेकिन बदकिस्मत था। उनकी पाँचों की पाँचों योजना फेल हो गई, जिसके कारण वह योजना, माने उनको लोग कहते थे कि उनके मरने के बाद लोग कहने लगे कि प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। जबकि उनकी सारी योजना, राजधानी परिवर्तन, खुरासान अभियान, दुआब में कर वृद्धि, ये सारा अभियान बहुत बेहतर था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक होंगे दूसरे। और अंतिम में कौन होगा? इसमें और भी है, लेकिन आपको जो पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक। और अंतिम में कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक। अंतिम में फिरोज शाह तुगलक होगा, जो अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन वह साथ में धार्मिक कट्टरता को भी रखता है। फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा शहरों का निर्माण करने वाला, ये फिरोज शाह तुगलक होंगे। फिरोज शाह तुगलक के बाद इस वंश का कोई मजबूत सत्ता नहीं आता है। और इसके बाद जो आता है सैयद वंश। सैयद वंश में एक ही नाम याद रखिए, खिज्र खां का। इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ये खिज्र खां का नाम याद रखिएगा। और खिज्र खां के बाद जब लोदी वंश आते हैं, लोदी वंश भारतीय मूल के नहीं है, ये अफगानी है। ये सब कौन है? तुर्क लोग हैं। अभी तक जितना पढ़ रहे थे ये सब तुर्की लोग हैं, लेकिन अभी जब आएंगे तो अफगानी आ जाएंगे। और अफगानियों का भारत में सत्ता स्थापित करने का श्रेय जाता है बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को पढ़ना है, सिकंदर लोदी को पढ़ना है, सिकंदर लोदी को पढ़ना है, और इब्राहिम लोदी को पढ़ना है। और अंत में इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को ही बाबर पराजित करके दिल्ली सल्तनत का अंत कर देता है। और इसके स्थान पर कौन सा लाता है? मुगल वंश। इसके स्थान पर क्या लगा? 1526 में मुगल। पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ? 1526 में। और पहले लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा, और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। और इब्राहिम लोदी के मरते ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, और इसके जगह पर अब मुगल साम्राज्य आ जाता है। तो 1206 से लेकर ये 1526 तक को हमको चलना है। अब इसमें हम एक एक करके सब पर चलेंगे, सबको बताएंगे, जिसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य क्या रहा, और किसको लाख बख्श कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला क्यों कहा गया। अब आपको हमने बताया क्या कि गौरी के निधन के बाद, गौरी की हत्या के बाद, जब वो झेलम नदी में दमयक नामक स्थान पर उसकी हत्या हो गई है, अब उस हत्या के बाद भारत में उत्तराधिकारी कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब उत्तराधिकारी बन गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर, दिल्ली को बनाने वाला इल्तुतमिश होगा, लेकिन लाहौर को बनाया। अब लाहौर से सत्ता चलाना शुरू किया, और उन्होंने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और सत्ता में आते ही यहाँ के लोग उसका विरोध नहीं करें, इसलिए खुले हाथों से लोगों को दान दिया, इसलिए उसको कहा गया लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। तो चलिए अभी पहले लिखते हैं उसको, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इतिहास को यहाँ पहले हम यहाँ तक पहुँचे, समझाएं आपको हम।
कहानी शुरू होती है मोहम्मद गौरी के निधन के बाद से। मोहम्मद गौरी जैसे ही निधन हो गया, उन्होंने गौर प्रांत लौटने से पहले अपना उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। जब दमयक नामक स्थान पर गौरी की हत्या हो गई तो स्वतः कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बन गया, जो गुलाम वंश की नींव डाला और लाहौर को राजधानी बनाया। लाहौर में उन्होंने स्थानीय लोगों को विश्वास में लेने के लिए खुले हाथ से लोगों को खूब दान दिया, जिसके चलते इनको क्या लिखा गया? लाख बख्श। लाख बख्श कहा गया, लाखों का दान देने वाला, लाखों का बख्शिश देने वाला, लाख बख्श कहलाया। ये सत्ता में जब आते हैं तो अपने धर्म के अनुरूप भारत में दो बड़ा निर्माण करते हैं। पहला, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाते हैं। पहले वह जैन मंदिर था और उसको तोड़ के 2.5 दिन में ही मस्जिद का रूप दे दिया जाता है, इसीलिए वह बन गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद का नाम है। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण दिल्ली में करवाते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में करवाते हैं। और ये सूफी संत, अभी हम लोग जब यहाँ पर पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत में, तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनको रोटी वाला बाबा कहा जाता था। सूफी संत वैसे लोग थे जो कट्टरता का विरोध करते थे। उनका कहना था कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। एक तरफ इस्लाम धर्म में कुछ अच्छे विचारक आए जिसमें सूफी संत हुए, जबकि हिंदू धर्म में शंकराचार्य का उदय हुआ, हिंदू धर्म में कबीर जैसे लोगों का उदय हुआ। कबीर क्या थे? कबीर न तो हिंदू थे न मुसलमान थे, उनको समझ में नहीं आता था। माने उनके विषय में कहा जाता है कि वो कौन थे ये समझ में नहीं आता था। वास्तव में कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको एक नीरू नामक जुलाहा ने पाला था। उनको बनारस की नदी के किनारे ऐसे फेंक दिया था नवजात शिशु को, और नीरू का कोई संतान नहीं था, उसको सुबह सुबह बच्चे मिले, उनको पाला। और उन्होंने न तो हिंदू में भेद किया न मुसलमानों में भेज किया। और कबीर का बीजक जो किताब लिखा गया है उसमें मानवता की बात लिखी गई है। आप जितने भी कबीर के दोहावली सुनते हैं वो बड़ा अजीब से, माने बड़ा ज्ञानदायक है। जैसे एक दो दोहा कबीर का कुछ याद है बेटी? हाँ नहीं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्हीं का दोहा है कि बोलते हैं कि आप लाख किताब पढ़ लीजिए, लाख ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अगर आप प्रेम का पाठ नहीं पढ़े, प्रेम का मतलब लव मत समझ लेना यहाँ पर लड़का लड़की वाला, है ना। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम कह रहा, प्रेम ये 2.5 आखर, देखिए कितना अच्छा, ये 2.5 अक्षर का है। ये हो गया 1 अक्षर, ये हो गया 2 अक्षर, ये हो गया आधा अक्षर, 2.5 आखर। प्यार ये भी 2.5 आखर, ये भी 2.5 आखर। और इस चीज को अगर आप नहीं समझे तो फिर आपका किताब का कोई मोल नहीं है। मानवता के प्रति प्रेम जगाइए, और हर प्रेम की एक अलग परिभाषा है। माँ का प्रेम अलग है, पिता का प्रेम अलग है, भाई बहन का प्रेम अलग है, पति पत्नी का प्रेम अलग है, सबका अलग अलग इन्होंने परिभाषित किया। तो इनका ये लिखा हुआ था। फिर इन्होंने कई ऐसी कविता लिखे, जिसको कई ऐसे दोहाएं लिखे जो आपको जीवन में सच्चाई दिखाता है। इन्हीं का लिखा हुआ दोहा है, क्या है कि आज करे सो अब, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। यानी कल पर किसी चीज को मत डालिए, जो काम कल करना है उसे आज ही कर डालिए, और जो काम आज करना है उसे अभी कर डालिए, कि पता नहीं कल का समय या उसके बाद का समय क्या होगा, कोई नहीं जानता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो ये जो कह रहे हैं ये सब आपको बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या कबीर की किसी बात को माना नहीं? आज कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। आपने माना, आपने उसको बदल दिया है। क्या क्या है? आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बरसों। हाँ, आप लोगों ने पूरा बदल दिया है, ये नया कबीर का भान ला दिया है ना। फिर आपका वही सब क्या है, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, वो याद नहीं आ रहा है ना। करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, सिल पर रसरी आवत जाते तापर पड़त निशान। सिल पर पड़त निशान यानी आप
कबीर का ही है बाबू, किसी दूसरे का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कबीर का, ये कबीर का है ना। और क्या कहते हैं, देखिए आप रस्सी मजबूत है या लोहा मजबूत है या पत्थर मजबूत है? रस्सी मजबूत है या लोहा मजबूत है या पत्थर मजबूत है? लोहा। अब देखते हैं कि आप जब कुआं से खींचते रहते हैं पत्थर भी घिस जाता है, लोहा भी घिस जाता है, रस्सी तो वही है, रस्सी से ही बाल्टी खींच रहे हैं। तो उनका कहना है कि अभ्यास एक ऐसा चीज है जिसको करने से किसी भी असंभव काम को किया जा सकता है, और वही चीज आप लोग नहीं करते हैं। कि आपसे कहा जाता है कि रोज अभ्यास कीजिए, क्वेश्चन सेट का रोज अभ्यास कीजिए, और वही चीज आप नहीं करते हैं। तो वही उसमें वो कहा गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये सूफी संत के याद में जो बनाया उसका नाम क्या रखा? कुतुब मीनार। इनका सूफी संत का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 1210 ईस्वी में जब लाहौर में ही ये अपने घर के आगे या राजमहल के आगे चौगान खेल रहे थे। चौगान कैसा खेल है बेटी? घोड़ा पर बैठकर हॉकी खेलना, है ना। घोड़ा पर बैठकर तो उसी से गिर गए और गिरने से इनका निधन हो गया। और इनके निधन के बाद आराम सा इनका बेटा आया जो अयोग्य था, और उनकी हत्या कर दी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था। जैसे आपको हमने कहा था मौर्य साम्राज्य में कि यह 5 प्रांतों में बटा हुआ था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, अवंती और कलिंग। उसी तरह इस समय भी छोटे छोटे प्रांत बटे हुए थे। उसी प्रांत में एक बदायूं है, और बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश, जो उसका गुलाम भी था, माने कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। जब देखा कि दिल्ली सल्तनत की सत्ता हिल रही है तो उन्होंने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद सत्ता में आ गया 1211 में। और ये सत्ता में आते ही इनको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा गया कि दिल्ली सल्तनत कह रहे, लेकिन राजधानी कहाँ थी अब तक? लाहौर में। अब राजधानी को दिल्ली किसने लाया? इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश दिल्ली राजधानी लाते हैं और सत्ता को चलाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। इनका कोई विरोध न करे इसलिए तुर्क के अमीरों का, 40 अमीरों का ये दल बनाते हैं, जो कहिए उनका कैबिनेट था। उनका तुर्कान ए चहलगानी नाम देते हैं। इनका सबसे बड़ा काम यही है कि अब इन्होंने ऐबक के बेटे को मारकर दामाद था और दामाद ने अधिकार कर लिया। अब इससे लोग नाराज ना हो इसलिए तुर्क के 40 अमीरों को मिलाकर इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा तुर्कान ए चहलगानी। और ये सोचिए कि यही तुर्कान चहलगानी वास्तव में दिल्ली सल्तनत का शासन चलाएगा जब तक ये लोग रहेगा। इसका अंत करने वाला, तुर्कान ए चहलगानी का अंत करने वाला बलबन होगा। बलबन इस तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर देगा, क्योंकि ये लोग मनमानी करने लगेंगे। अब ये इल्तुतमिश आया तो क्या किया? पहला काम उनका क्या था? पहला काम उनका दिल्ली को राजधानी बनाना। दूसरा काम क्या? जो काम अधूरा छोड़कर गए थे इनके ससुर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार का निर्माण करवाने का पूरा श्रेय किसको गया? इल्तुतमिश को गया। फिर बोले कि इन्हीं के काल में 1221 ईस्वी में चंगेज खां जो मंगोल का आक्रमणकारी था भारत आया था। मंगोल जो कि चीन के गोबी मरुस्थल के समीप स्थित है, और वहाँ पर एक लड़ाकू जाति है। उसके दक्षिण में एक राजा था ख्वारिज्म, और ख्वारिज्म प्रांत है, वहाँ का शासक था जलालुद्दीन। अब जलालुद्दीन पर आक्रमण चंगेज खां करता है। जलालुद्दीन भाग कर आ जाता है किसके पास? इल्तुतमिश के पास। और इल्तुतमिश से बोलता है कि हमको शरण दीजिए, हमारे पीछे चंगेज खां लगा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर इल्तुतमिश शरण देने से मना कर देता है कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम समझो, हम तुम्हारे चलते मंगोलों से दुश्मनी नहीं लेंगे, और हम शरण दे दिए होते तो हमारे ऊपर आक्रमण कर देता। आज अगर बांग्लादेश मजबूत होता तो बांग्लादेश के बेगम खालिदा जिया को हमने शरण दे के रखा है, तो बांग्लादेश हमको ठोकता या नहीं ठोकता? आज हम मजबूत हैं इसीलिए हमें नहीं ठोक रहा। तो उसी तरह से चंगेज खां के आक्रमण से बचने के लिए ख्वारिज्म जब यहाँ आया तो ख्वारिज्म के शासक को इन्होंने जगह देने से मना कर दिया, और हमारे देश में मंगोलों का आक्रमण रुक गया और अपने सत्ता की रक्षा हो गई। हाँ, 7 में से एक बच्चा चंगेज खां, है ना, वही है चंगेज खां। बहुत कट्टर आदमी है और मंगोल है ना। अब ये फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या क्या किया?
नासिर उल मोमिन की उपाधि ली। ये बदायूं का गवर्नर थे, राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाए, नासिर उल मोमिन की उपाधि ली। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा, इन्होंने अपने मरने के पहले भी अपना भी मकबरा बनाया और इन्हीं के काल में पहला मकबरा भारत में बना। अब जब 1236 में निधन हो जाता है तो अपने निधन के बाद, अपने निधन से पहले इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरी बेटी रजिया बनेगी, मेरी बेटी रजिया बनेगी। लेकिन तुर्कान चहलगानी ने क्या किया? लेकिन तुर्कान चहलगानी ने क्या किया? तुर्कान चहलगानी ने उनका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उत्तराधिकारी बना दिया। इनका बेटा जो अयोग्य था, किसी काम का नहीं था, यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उत्तराधिकारी बना दिया। इससे रजिया सुल्तान बड़ी नाराज होती है और रजिया सुल्तान जाकर दिल्ली की आम जनता के सामने आंचल फैलाकर भीख मांगती है कि मेरे पिता ने हमको बनाया था उत्तराधिकारी और इसके जगह पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया, हमें सत्ता लौटाया जाए। दिल्ली की जनता विरोध कर देती है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पद छोड़ना पड़ता है। तुर्कान चहलगानी को अपना पद निर्णय बदलना पड़ता है और यह तुर्कान चहलगानी के कहने पर जो बना था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके जगह पर कौन बन गया? रजिया सुल्तान। ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान और पहली और अंतिम, पहली भी है और अंतिम भी है। इनके संदर्भ में कहा जाता है कि हम जब पूरा शासक को पढ़ेंगे, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, तो 32 शासक, 32 राजा आएंगे और उसमें से एक महिला है। तो हमारे यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था 2006 के मेंस में कि 32 दांतों के बीच एक जीभ का रहना अपने आप में चुनौती है। किसके विषय में? इसको स्पष्ट कीजिए। किसके विषय में पूछ रहा है? रजिया सुल्तान के विषय। अब सोचिए कहां से क्या बोल रहा वो कि 32 दांतों के बीच में एक जीभ का रहना अपने आप में एक कड़ी चुनौती थी, स्पष्ट कीजिए। तो रजिया सुल्तान के इतिहास के विषय में पूछा गया था। अब रजिया सुल्तान जब आती है तो रजिया सुल्तान से लोग सब भयभीत रहते हैं, या फिर कहिए भयभीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब उनका आदेश मानने से लोग इनकार करते हैं। जहां पर महिलाओं को प्रतिबंधित रखा जाता था, महिलाओं को कई प्रकार के आज़ादियों से रोक दिया गया था, वहां पर रजिया सुल्तान क्या कर रही है? कूला और कोबा पहन के आ रही है, बुर्का के जगह पर खुले खुले मुंह से आ रही है। अब ये चीज तुर्क के अमीरों को लग रहा था कि महिला हमें आदेश देगा, ये महिला हमें आदेश देगा और महिला का आदेश हम लोग मानेंगे। इसको किसी तरह साइड करो, और साइड करने के बल पर इसको धोखा से बुला लिया जाता कैथल। कैथल हरियाणा में एक जगह है और हरियाणा में कैथल में बुला लिया जाता है और कैथल में धोखा से इनको मार दिया जाता है। प्रेमी नहीं मारता, प्रेमी नहीं बुलाता है, बोलता है कि आक्रमणकारी आ रहे। प्रेमी ये बोलते हैं कि तुमको तुर्क लड़का नहीं मिला, ये अफगानी लड़का से प्रेम करते हैं, है ना, तुमको तुर्क लड़का नहीं मिला। इनको धोखा से कि आक्रमण करने लोग आ रहे हैं और तुर्कान चहलगानी कैथल नामक स्थान पर इनको बुला लेता है और धोखे से इनकी हत्या कर देता है। और रजिया सुल्तान के मरने के बाद पूरा अस्थिर चलता है, पूरा अस्थिर का दौर चलता है। ये जब नसीरुद्दीन महमूद आते हैं, सबसे ईमानदार व्यक्ति है, दिल्ली सल्तनत का सबसे ईमानदार व्यक्ति है, जो कुरान की आयतें लिखकर और टोपी सिलाई करके अपना जीविकोपार्जन चलाता है। इस समय बलबन जो है, इस समय इसका सेनापति है। ये आपका नसरुद्दीन महमूद ये आपका शासक बनते हैं, तो ये उनका सेनापति बनता है। बाद में यही नसरुद्दीन महमूद के मरने का गयासुद्दीन बलबन बनता है, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रतापी शासक होता है, जो अपने राज्य में लौह और रक्त की नीति अपनाता है, जो अपने राज्य में लौह और रक्त की नीति के साथ और क्या सजदा प्रथा की, सजदा और एक प्रथा, दो प्रथा की शुरुआत करता है, नौरोज त्योहार की शुरुआत करता है। ये बड़ा बदलाव लाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान को। लिखिए रजिया सुल्तान, हेडलाइन दीजिएगा रजिया सुल्तान। बहुत आसान क्षेत्र है, केवल आपको 4 शासक तो याद रखना है। कौन कौन? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ये 4 लोग। अब देखिए, हमने बताया था कि रजिया को दिल्ली की जनता ने गद्दी सौंपी थी, क्योंकि उनके पिता इल्तुतमिश ने अपने मरने के बाद अपना उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी को निर्धारित किया था।
लेकिन तुर्कान चहलगानी के लोगों ने उनको बनने से रोक दिया। लेकिन रजिया जब आई तो रजिया के साथ अन्याय हुआ और तुर्कान चहलगानी वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से हमें महिलाओं के अधीन रहकर शासन करना पड़े, इसलिए वो लोग मौका देख रहे थे और मौका देखकर रजिया को पद से हटाना चाह रही थी। तो देखिए, अब जैसे ही रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनती है, अब उसका विरोध शुरू हो जाता है। रजिया को पद से हटाने के लिए कई नीतियां बनाई जाती है और चूंकि वह एक दूसरे व्यक्ति जो अबसिनियाई था याकूत से प्रेम करती है, लेकिन याकूत से प्रेम करने पर तुर्क के मुसलमान को जलन होती है कि भाई जब हम अमीर तुर्क लोग हैं तो ये अल्तुनिया उनसे प्यार करने का क्या मतलब है। तो भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया होता है, अल्तुनिया याकूत का यानी हत्या कर देता है और हत्या करके वह खुद शादी कर लेता है। ये हत्या करके खुद शादी कर लेता है, ये दिखाता है इससे छोटा नहीं होगा। इससे छोटा नहीं होगा क्योंकि पहले छोटा हमने कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद और दो लोग आते हैं, लोग बिना काम का होते हैं। जब नसरुद्दीन महमूद शाह आते हैं तब जाकर बलबन की अपनी सत्ता शुरू हो जाती है। बलबन उस समय मजबूती से अपने अधिकार को लेने का प्रयास करता है। जो एक सेनापति, एक छोटा सा सैनिक था, अब वो ऊंचे पद पर आ जाता है। नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में बलबन का बड़ा योगदान था और नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने के बाद खुद प्रधानमंत्री बन जाता है, उल्गू खां की उपाधि ग्रहण करता है और अपनी बेटी का विवाह भी अपने सुल्तान से कर देता है। यानी पर्दे के पीछे कौन है? बलबन। सामने कौन है? नसरुद्दीन महमूद, जो निहायत और बेहद ईमानदार शासक होते हैं। कहते हैं कि वह सरकारी पैसे का एक पैसा भी दुरुपयोग नहीं करते हैं, बल्कि वह टोपी सिलाई कर, टोपी समझ रहे हैं ना, जब नमाज अदा करते हैं तो टोपी लोग पहनते हैं, और वह मस्जिद के बाहर बैठ जाते थे, टोपी सिलाई करके जो लाया जाता था उसको बेचते थे और उससे अपना जीविकोपार्जन करते थे। सरकार के राजस्व का एक पैसा खर्च नहीं करते थे। और आज के नेता सरकारी वाहन का, फॉर्चूनर का दुरुपयोग करते हैं। वो जाए चाहे नहीं, उनकी बेटी भी जाएगी, उनकी बहन भी जाएगी, उनकी पत्नी भी जाएगी, तो यार ये मार्केटिंग करने नेता की गाड़ी से जाएगी। और इसमें ईमानदार सीएम कौन थे? भारत में ईमानदार सीएम किसको कहा जाता है? मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर, वो अपने जीवन काल में कभी, मनोहर पर्रिकर और मानिक सरकार, ये दो ऐसे आदमी थे भारत के सीएम जो कभी भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। वो अपना बुलेट एक रखे हुए थे। मनोहर पर्रिकर रोज सुबह अपनी गाड़ी से निकलकर आसपास घूमते थे और घूमकर फिर लोगों का हालचाल जानते थे। मानिक सरकार पद पर रहते हुए कभी भी अपना कोई मैंने उनके परिवार का किसी भी सदस्य ने पद का दुरुपयोग नहीं किया, न सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। आज भी उनकी घर, अभी 10 साल पहले वो मुख्यमंत्री के पद से हटे हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, आज भी उनका घर खपड़े का है। उनकी पत्नी एक स्कूल की शिक्षिका थी, बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता था और वो खुद साइकिल से चलते थे। उनको जो पेमेंट मिलता था वो अपने पार्टी के लिए दान दिया करते थे। तो वैसे आज भी उदाहरण है। तो उसमें कौन था? नसरुद्दीन महमूद थे। अब नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद ये आता है बलबन। ये बलबन आते हैं। ये बलबन को देख रहे हैं। ये बलबन जो दिल्ली सल्तनत का मुगल गुलाम वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। ये आते साथ उनका पहला काम होता है कि राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन करना। ये राजत्व का सिद्धांत क्या है? ये राजत्व का सिद्धांत क्या था? यानी अपनी प्रथा में, अपनी शासन व्यवस्था में अनुशासन लाना। वह कहते हैं कि हम आप लोगों से विशेष है, ईश्वर ने हमें आपके ऊपर शासन करने के लिए राजा बनाया है, इसलिए आप मेरी आज्ञा का अनुपालन करो। इससे पहले कोई अनुशासन नहीं था। जैसे अब मान लीजिए कि हम क्लास में हैं, क्लास में कोई कभी उठ के चला गया, कोई फोन पर बात कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। और इससे पहले वही हाल थी, इससे पहले वही हाल थी। और जब ये अनुशासन ला दिए तो न केवल अपने राजत्व का बेहतर विकास हुआ, बल्कि एक विशेष रूप से अनुशासन भी जीवन जीने लगे।
बोले कि अब हमारे राज्य में, हमारे बैठक में किसी भी तरह का अनियमितता नहीं बरती जाएगी, सब एक प्रोटोकॉल के तहत ही आएंगे और जाएंगे। ये रायत का सिद्धांत दिया उन्होंने। फिर कहा कि आते ही आप सिजदा और पैबोस को लागू किया। सिजदा का मतलब, हाँ नहीं बाबू नहीं, है ना, सिजदा का मतलब कि आप खाली गए, वहां से आ रहे हैं, सुल्तान वहां बैठा हुआ है, पैर चप्पल ऊपर खोल दिए गए और पूरा एकदम ऐसे झुकाकर पूरा ऐसे सिजदा कर रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं, और खाली पैर चलकर दोनों घुटनों के बल पर बैठ जाना और उनके दोनों पैरों को चूमना। पैबोश, पैबोश, सिजदा का मतलब सिजदा, है ना, और पैबोश का मतलब कि घुटने के बल पर बैठकर सुल्तान के पैर को चूमना पैबोश कहलाया। क्योंकि आपके हम शासक हैं, आपके हम राजा हैं, और आपको हमें ईश्वर ने विशेष रूप से राजा बनाया है कि आप पर हम शासन कर सकें। ये सिजदा और पैबोस हो गया। फिर कहा लौ और रक्त की नीति अपनाया। कानून व्यवस्था के संदर्भ में बलबन के समय कहा जाता है एक 60 साल की बुढ़िया 10 किलो का सोना का टोकरी रात को 12 बजे भी लेकर घूम सकती थी। हाँ, मतलब समझ रहे हैं कि एक 60 साल की बूढ़ी महिला भी अपने सर पर 10 किलो 20 किलो सोना का टोकरी रखे और घूमते रहे, कोई कुछ नहीं करेगा उसको। अरे हाँ, तो नकली गोल्ड भी छीन लेता है आज का समय में। हाँ, सिटी गोल्ड भी छीन लेता है ना। हाँ? अब ये क्या है कि कानून व्यवस्था का इतना डर था वहां, अगर कोई चोरी करता है दोनों हाथ काट दो, आंख फोड़ दो, कोई सुनवाई नहीं। कोई अगर हत्या करता है तो उसको तड़पा तड़पा के उसी तरह मारो। यानी कानून व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया था कि खून के बदला कोई फांसी नहीं, सीधे खून, है ना, खून के बदला खून। तो क्या कर दिया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लॉ और रक्त की नीति अपनाया। और इनके कानून के डर से कोई भी अपराधी अपराध करने के पहले सोचता था कि अपराध कैसे करें हम, इनके कानून से। इसीलिए कहा कि ब्लड और आयरन पॉलिसी की इन्होंने शुरुआत की थी। ब्लड और आयरन पॉलिसी को शुरुआत किया तुर्कान ए चहलगानी, कौन बनाया था, इल्तुतमिश, उसको खत्म कर दिया। बोला ये तुर्क 40 अमीर लोग जो बना हुआ है ये बिना काम का सरकार के पैसे ले रहे हैं और इनका कोई योगदान यहाँ नहीं होना चाहिए। तुर्कान चहलगानी जो हर नीति में हस्तक्षेप करता था उसको खत्म कर दिया। और पारसी समुदाय का जो सबसे लोकप्रिय त्यौहार नौरोज त्यौहार पारसी समुदाय का है। ये खुद ईरानी पारसी थे, ये अपने आप को पारसी मानते थे, और उनका त्यौहार का नाम था नौरोज। और नौरोज त्यौहार का इन्होंने शुरुआत किया। इसका नौरोज त्यौहार का अंत कौन करेगा, औरंगजेब। औरंगजेब आएगा, नौरोज को बंद करवा देगा और ये आएगा। अब इसके बाद शमसुद्दीन कैमवर्स आते हैं। शमसुद्दीन कैमवर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक। इसी के शासन में एक छोटा सा और इसी के शासन में एक छोटा सा सैनिक रहता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और इसी के सेना में सेनापति है। और जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा, कैमवर्स का हत्या कर देगा और एक नया वंश की शुरुआत करेगा, नाम होगा खिलजी वंश। अब इसके बाद खिलजी वंश हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, है ना, अभी पढ़ेंगे। अभी 5 मिनट गैप है, उसके बाद पढ़ते हैं।